Hello and welcome back everyone and good morning to all of you guys। और दोस्तों क्या हाल चाल है आप लोगों के? होप सो मस्त होंगे, आप बढ़िया तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और इंजॉय कर रहे होंगे अपनी इस पूरी जर्नी को। जिस ड्रीम को लेके आप चल रहे हैं एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ऑब्वियसली उसको एंजॉय करना बहुत जरूरी है। मतलब उसको स्ट्रेस लेके हम आगे नहीं बढ़ सकते, एंजॉय करते हुए हमें आगे बढ़ना है, अपने अपने माइंड को फ्रेश रखना है, अपनी पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से करनी है, कंसेप्ट को बेहतरीन तरीके से आपने सीखना है, उनका एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उनका एप्लीकेशन आपने साथ साथ में करते रहना है। ओके, सो होप सो उम्मीद करता हूँ आप ये सारे काम कर रहे होंगे यार। अपने आप का अपना भी ख्याल रखना है, ओके, अपनी बॉडी का भी ख्याल रखना है, फिजिकल हेल्थ का भी ख्याल रखना है, मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना है और अपनी स्टडी का भी ख्याल रखना है। बहुत जरूरी है ये बैलेंस बनाना, ठीक है। तो एग्जाम देखो यार, स्ट्रेस तो हर इंसान की जिंदगी में आता ही है जब हम किसी चीज के लिए फाइट करते हैं, ऑब्वियसली तो टेंशन भी होती ही है, बट एक लिमिटेड सारी चीजें होनी चाहिए। आपको टेंशन इस बात की होनी चाहिए कि आज मैंने पढ़ाई क्यों नहीं करी और मेरे से चीज क्यों छूट गई, मैंने अपना टाइम वेस्ट क्यों किया, ठीक है, इस बात की होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली आपकी जर्नी बहुत औसम होने वाली है फिर जब आप मेहनत करेंगे। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 है ना, न्यूक्लियर फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2। होप सो लेक्चर नंबर 1 आपने बढ़िया तरीके से एंजॉय करा होगा। उसमें बेसिक कंसेप्ट मैंने डिस्कस कर लिए थे। आई थिंक मास एनर्जी रिलेशन तक मैंने वहां पे आइंस्टाइन जो रिलेशन था वहां तक डिस्कशन कर ली थी। आज का ये लेक्चर शानदार होने वाला है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की इसमें डिस्कशन होने वाले है और कंप्लीट कंसेप्ट को हम यहाँ पे कवर अप करेंगे विद द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैन। ओके, सो आज बात करेंगे हम कंसेप्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। ओके, तो उससे रिगार्डिंग जितने भी सारी चीजें उन सब की डिस्कशन करने वाले हैं बॉस। तो बढ़िया से बैठना मस्त तरीके से आज की सुबह में मिल के पढ़ने वाले हैं हम, इस कंसेप्ट को अच्छे से समझने वाले हैं। और आपको जैसे आप चाहते हो ना, आपका दिमाग क्या चाहता है कि भाई मैंने इस तरीके से मेरे को कोई कंसेप्ट सिखा दे, उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आपके साथ हूं और आपको पूरी कोशिश करूंगा कि ये कंसेप्ट मैं आप तक पहुंचा पाऊं, आपको सिखा पाऊं बढ़िया तरीके से, जिसका यूज करके आप इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सके। ओके, सो स्टार्ट करें आज की जर्नी है, आज की कहानी, जैसे मैं बोलता हूँ मेरी जुबानी। ओके, लेट्स बिगिन। सो कम ऑन। तो देखो यार, हमने बात करनी है बाइंडिंग एनर्जी। प्यारा सा ये कंसेप्ट है, नो डाउट। ओके, तो जैसे मास एनर्जी रिलेशन में हमने सीखा ही था कि भाई जो मास है उसको अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी माना जा सकता है, ठीक है। जो मास होता है हमारा उसको अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, अगर आइंस्टाइन इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम बात करें, माना जा सकता है। तो अगर हमें कोई मास दे रखा है तो उसके इक्विवेलेंट एनर्जी वो रिलीज करता है, तो वो मास एनर्जी रिलेशन से हम निकालते हैं, ठीक है। तो बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी समथिंग लाइक दैट कि वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वो रिस्पॉन्सिबल एनर्जी जो न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर टाइटली बाउंड करके रखती है। अगर उनको वहां से रिलीज करना है तो उतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी उनको, ठीक है। उसको बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। धीरे धीरे मतलब मजा आएगा, सीखेंगे, ठीक है। जैसे आपके ऊपर भी एक एनर्जी लगी हुई है, आपके ऊपर एक फोर्स लगा हुआ है, एक एनर्जी लगी हुई है कि एग्जाम क्रैक करना ही करना है ना। वो पेरेंट्स की मान लो, घर वालों की मान लो, पड़ोसियों की मान लो, दोस्तों की मान लो, रिश्तेदार किसी की मान लो, या अपनी खुद की मान लो कि आपने अपने आप को बांध के रखा है कि नहीं एग्जाम करना है और मेरे को बैठ कर पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। मैं अपना घूम नहीं सकता दूसरे लोगों की तरह, मैं फ्री नहीं हो सकता, क्योंकि आपका एक टारगेट है, आप एक एग्जाम को फॉलो करके जा रहे हो। तो अपनी सारी एनर्जी आपने अपने ऊपर लगा रखी है और आसपास पड़ोस की सारी एनर्जी आपके ऊपर लगी हुई है, आपको बांधे रखा है, फ्री नहीं हो, यू आर नॉट फ्री। तो बाइंडिंग एनर्जी जो बांध के रखने के लिए, आपको बाउंडेड फॉर्म में रखने के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो हमारे न्यूक्लियस होते हैं, हमें पता तो है, न्यूक्लियॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल है, तो उनको आपस में बिल्कुल टाइटली, क्योंकि जो स्पेस होता है न्यूक्लियस वो तो बहुत छोटा सा वॉल्यूम है, एक तरीके से डेंस है, तो उसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उनको वहां पे बांध के रखने के लिए, वहां पे उनको टाइटली बाउंडेड फॉर्म में रखने के लिए उसको हम बाइंडिंग एनर्जी का नाम देते हैं, ठीक है। तो और अच्छे डिटेल में एनालिसिस करेंगे, बट थोड़ा सा ओवरव्यू आपको मिल गया होगा, समथिंग लाइक दैट है। जिस दिन आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो आपको इसका मतलब बाहर से हमने कुछ एनर्जी सप्लाई कर दी और जो अपनी बाइंडिंग एनर्जी थी जिसने आपको बांध के रखा था वो अब फ्री हो गए आप, ठीक है। उतनी एनर्जी मिल गई, नाउ यू आर द फ्री पार्टिकल। अब आप मजे करोगे, आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, आप घूमोगे फिरोगे, जहां जाओगे वहां जाओ, कोई आपको रोकेगा नहीं है, क्योंकि आपको सप्लाई किया है बाहर से, आपकी बाइंडिंग एनर्जी को आप इस तरीके से सप्लाई करा है कि न्यूक्लियस से आप फ्री हो गए हो, है ना। उस सिस्टम से आप फ्री हो गए जहां पे आप बंधे हुए थे, उस एग्जाम से आप फ्री हो गए क्योंकि आपने उसको पास कर लिया है, ठीक है, आपने क्रैक कर लिया है। समझ गए होंगे थोड़ा बेसिक सा लॉजिक? यस, कम ऑन। सो देखो बाइंडिंग एनर्जी को सबसे पहले डिफाइन करने से पहले यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कंसेप्ट ऑफ मास डिफेक्ट। ओके, तो सबसे पहले आप समझे मास डिफेक्ट क्या होता है। देखो भाई, मास डिफेक्ट इज समथिंग लाइक दैट, ये वो मास होता है, मास डिफेक्ट का मतलब एक डिफरेंस होता है मास का, जो न्यूक्लियॉन्स के मास है। और मैंने आपको बताया था, शायद प्रीवियस लेक्चर में बताया था, नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो हमारा न्यूक्लियस है, हाँ सर ये रहा, इसमें प्रोटॉन्स भी हैं, न्यूट्रॉन्स भी है, ये हमारा न्यूक्लियस है।
ओके तो जो आपका न्यूक्लियस है, जो स्पेस है, उसका अपना एक्चुअल खुद का वॉल्यूम होगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे जो मास है न्यूक्लियस का, एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस, उसको मैं ए मान लेता हूं। दिस इज एक्चुअल मास, ए मीन्स एक्चुअल मास, ठीक है, आप समझ जाएंगे। एक्चुअल मास है ये किसका सर, ऑफ न्यूक्लियस। ओके, दिस इज द एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस, मैंने मान लिया। लेकिन उस न्यूक्लियस के अंदर कुछ लोग रहते हैं, उसमें से एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, उनका भी तो खुद का मास होगा ऑब्वियसली। तो इनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स हैं, इनको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, यानी द पार्टिकल्स विच आर इनसाइड द न्यूक्लियस, है ना। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है जी। तो अगर हम मास निकालें यहाँ पे न्यूक्लियॉन्स का, समझ गए आप, तो न्यूक्लियॉन्स के मास को हम लिख रहे हैं mn से, ठीक है। दिस इज द मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। हम लिखेंगे मास ऑफ प्रोटॉन, भाई न्यूक्लियॉन्स का मास, प्रोटॉन का मास, और प्रोटॉन एक तो यानी बहुत सारे हैं तो जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे, एटॉमिक नंबर होता है, टोटल मास आ जाएगा जितने प्रोटॉन्स होंगे, प्लस जो न्यूट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन का मास ले लो, मास ऑफ न्यूट्रॉन, और बहुत सारे न्यूट्रॉन होंगे। आपको पता है जो एटॉमिक मास होता था वो Z प्लस N के इक्वल होता था। अगर न्यूट्रॉन का नंबर आपने निकालना है यहां से तो आपको A माइनस Z लिखना पड़ेगा। तो इतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, तो टोटल न्यूट्रॉन्स का निकालने के लिए आपको A माइनस Z से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये न्यूक्लियॉन्स का मास आ गया, आप समझ पा रहे हो मेरी बात, है ना। ये है न्यूक्लियॉन्स का मास। तो एक प्रोटॉन का मास इंटू जेड से मल्टीप्लाई कर दिया, जितने भी प्रोटॉन होंगे उस न्यूक्लियस के अंदर टोटल मास आ जाएगा सारे प्रोटॉन्स का, और एक न्यूट्रॉन का मास और ए माइनस जेड से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज द नंबर ऑफ टोटल न्यूट्रॉन्स जितने भी होंगे। तो ये आ गया आपके पास। इसको यार आप न्यूक्लियॉन्स को कैपिटल एन लिखो, जिससे आप इसमें स्मॉल एन और इसमें कंफ्यूजन ना हो। तो दिस इज द मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, समझ गए, कूल। तो मास डिफेक्ट को हम जनरली डेल्टा एम से डिनोट करेंगे, एंड दिस इज द डिफरेंस, याद रखना दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस। याद रखना, ये जो मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स होता है कहीं ना कहीं ग्रेटर होता है मास ऑफ एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस से, इसलिए हम मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स में से एक्चुअल मास को सब्ट्रैक्ट करते हैं। छोटे छोटे बेसिक बेसिक बातें बहुत जरूरी है आपके लिए, बस इसको समझो आप, मजा आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है बॉस, ठीक है। तो निकाल ले सर, चलो निकाल लेते हैं। तो डेल्टा एम को हम लिख सकते हैं मास डिफेक्ट, समझ गए ना आप, सिंपली दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स मास एंड द एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस, है ना। किसी भी, कोई भी न्यूक्लियस हो सकता है ना, कोई भी न्यूक्लियस आपके पास किसी भी न्यूक्लियस स्पीसीज का हो सकता है। तो डेल्टा एम वी कैन राइट, इसकी जगह लिख देंगे हम क्या, दिस वन, तो जेड ऑफ एम पी प्लस ए माइनस जेड ऑफ एम एन, समझ गए होंगे ना आप अब तो, ठीक है। इसको मैंने ऐसे बंद किया माइनस, माइनस क्या है सर, एक्चुअल मास, एक्चुअल मास यहां पे लिख देंगे डायरेक्ट एक्चुअल मास। तो दोस्तों ये है आपका फॉर्मूला हाउ टू कैलकुलेट द मास डिफेक्ट, दिस इज द फॉर्मूला। अब देखो ये याद रखना, थोड़ा सा आपको लगेगा भाई अगर आपको डायरेक्ट इसको याद रखने की कोशिश करोगे तो टिपिकल है, नहीं, आपने याद रखना मास डिफेक्ट इज व्हाट, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स मास माइनस एक्चुअल मास, समझ गए। तो न्यूक्लियॉन्स का मास, न्यूक्लियस जैसे मैंने आपको दे दिया, हीलियम दे दिया 2He4, तो इसका एक्चुअल मास गिवन होगा आपको, सिंपल सा है, एक्चुअल मास आपको गिवन होगा, हीलियम का जो एक्चुअल मास होगा वो गिवन होगा। तो अगर इसके आप न्यूक्लियॉन्स का मास निकालोगे ना, न्यूक्लियॉन्स का मास मान लिया आपने निकाला, मान लिया एक प्रोटॉन का मास है mp, और देखिए ये जो नंबर होता है z होता है, तो z से मल्टीप्लाई कर दो, 2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस फिर हम लिखते हैं a माइनस जेड, देखो a माइनस जेड, तो ये होता है a, तो a 4 माइनस 2 दैट इज 2 अगेन, और मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये टोटल मास आ गया, देखो आपका, इस तरीके से आप निकालेंगे न्यूक्लियॉन्स का। तो यहां पे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो, बस कैलकुलेशन के लिए आप तैयार रहें। कैलकुलेशन आपको धुरंधर तरीके से इसमें करनी पड़ सकती है, और बहुत ध्यान से आपने समझना है, ध्यान से कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि सिली मिस्टेक होने के चांस बने रहते हैं। तो सब बताऊंगा मैं आपको। सो दिस इज, हियर वी गो, कि भाई ये रहा, और आप सबको पता है कि जो मास हम एटॉमिक मास लेते हैं, न्यूक्लियर मासेस लेते हैं, उनकी जो यूनिट होती है वो हम लेते हैं इन AMU, एटॉमिक मास यूनिट में हम लेते हैं, जिसको हम नॉर्मली U भी लिखते थे, एटॉमिक मास यूनिट। तो इसको हमें केजी में अगर करना कन्वर्ट होगा, डिपेंड करेगा सिचुएशन कैसी है, वो हमसे क्या कराना चाह रहा है, तो हम कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। हमें पता तो है ही 1 AMU कितने केजी के इक्वल होता है, थोड़ा सा याद दिला दूं मैं आपको। 1 AMU जो मास होता है, एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू जो होती है 1.66 10⁻27 केजी के इक्वल होता है। ये प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी, इसके लेक्चर नंबर 1 में हमने सब कुछ डेटा देख लिया था, ठीक है। तो मजा आने वाला है दोस्तों, बने रहना मेरे साथ मस्त तरीके से। तो ये स्टार्टिंग हमने कर लिया मास डिफेक्ट से, और जैसे ही मास पता चल गया तो बाइंडिंग एनर्जी तो हम निकाल ही लेंगे, और उसकी सारी टेक्निक मैं आपको सिखाने वाला हूं। हर टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, उसका ग्राफ भी देखेंगे, है जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का जो ग्राफ होता है मास नंबर के साथ, वो भी देखेंगे।
उसकी स्टडी करेंगे और किस तरीके से उसमें क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी चेक करेंगे, स्टेबिलिटी एंड ऑल सब कुछ देखेंगे, ठीक है। तो एक छोटी सी बेसिक सी बेहतरीन सी शुरुआत हमने कर ली है अपने मास डिफेक्ट से। अब आप सोच रहे होंगे सर ये मास डिफेक्ट है क्या, मतलब ये डिफरेंस है, चलो ठीक है, इसका होगा क्या दोस्तों। दिस इज द मास which is responsible है, which is responsible for binding energy, मतलब ये जो मास होगा ये बाइंडिंग एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर बांधे रखने के लिए, क्लोजली है ना, बाउंडेड फॉर्म में रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो दे आर टोटली रिलेटेड टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी रिलेशन। कैसे, अभी बता रहा हूं ना कैसे। ओके बॉस, तो इससे रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन जल्दी से मैं आपको बता रहा हूं। तो देखो बेसिक कांसेप्ट हमने बढ़िया तरीके से सीख लिया है, आप टेंशन मत ले, आप देखिए बस अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है ना बॉस। लैंड होते होते आपके दिमाग में आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। बस बने रहो, आप देखते रहो, नोट्स बनाते रहो ध्यान से, है ना, मस्त अपने अकॉर्डिंग अपनी स्पीड चेंज करके, वीडियो की स्पीड चेंज करके, मतलब अपने अकॉर्डिंग आप देखो किस एक्स पे आप देखना चाहते हो, कितनी स्लो देखना चाहते हो, कितनी फास्ट देखना चाहते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू गाइस। ओके, बट आपको समझ में आना चाहिए, आपके फंडे क्लियर होने चाहिए, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ये हमारा टारगेट है पूरे दिल से। ओके, सो कम ऑन। तो देखो अभी मैंने लिखा है डेल्टा एम। डेल्टा एम क्या लिखा है मैंने, दिस इज द मास डिफेक्ट एंड दिस इज द मास डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स मास माइनस एक्चुअल मास। अब आप इसको भूलेंगे नहीं, मैं बार बार लिख रहा हूं, आप भी बार बार लिखेंगे, आपको याद हो जाएगा, टेंशन नहीं है। तो जब हमें लिखना होता है इसको, ठीक है सर, लिख दिया, तो न्यूक्लियॉन्स के मास को कैसे लिखेंगे, एक प्रोटॉन का मास टोटल का निकालने के लिए जेड से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस एक न्यूट्रॉन का मास टोटल के निकालने के लिए ए माइनस जेड से मल्टीप्लाई कर दो। और ए माइनस जेड आपको सबको पता है, मास नंबर माइनस जेड नंबर, सॉरी एटॉमिक नंबर, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं, सॉरी ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं टोटल। ये जो नंबर होता है ये माइनस जेड, ये न्यूट्रॉन्स का नंबर होता है। तो ये आपके पास आ गया और माइनस एक्चुअल मास आ गया, मतलब ये हमने अभी बढ़िया तरीके से देख लिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखो उसने बोला ये क्या है, डेल्टा एम। डेल्टा एम इज द, मैं इसकी डेफिनेशन एक तरीके से लिख रहा हूं आपके लिए जिससे आपको और फील आए कि इसका यूज क्यों करोगे, आप इसको पढ़ क्या रहे हो, इसका यूज कहां करेंगे, कैसे करेंगे, मास डिफेक्ट किस तरीके से यूज होने वाला है, पढ़ क्यों रहे हैं भाई। मास है, हम मास डिफेक्टिव क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल मास और न्यूक्लियस जो उसके अंदर बैठे हुए हैं उनके बीच में जो मास का डिफरेंस है, उसी की वजह से जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उन न्यूक्लियस को वहां पे न्यूक्लियस के अंदर बांधे रखने के लिए, उनको जिससे वहां से भाग ना जाए, उससे सेपरेट ना हो जाए, स्प्लिट ना कर जाए, ठीक है। तो जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जिससे उसकी उनके मास की वजह से, उनके डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी बनेगी उसको बाइंडिंग एनर्जी का नाम दिया गया है, जो उनको बांधे रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिक्वायर्ड एनर्जी है। कैसे सर, देखो विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग एनर्जी, मतलब ये वो मास है जो कन्वर्ट हो जाएगा एक एनर्जी में जिसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। बाइंडिंग एनर्जी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी क्या है, सो बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग है, मैं पूरा लिख दूं उसको, चलेगा, देख लो, चलो, बाइंडिंग एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड, है ना, तो थोड़ा सा आपके दिमाग में रहेगा ना, आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो विच इज रिक्वायर्ड टू बाइंडिंग, ठीक है, टू बाइंडिंग न्यूक्लियॉन्स, है, न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस, है कि नहीं, देखो सेंस आ जाएगा आपको एक, इन न्यूक्लियस टुगेदर, है, टुगेदर। तो ऐसे समझो आप सिंपली, ठीक है, ऐसे समझ जाएंगे आप। तो ये हो गया आपके पास, देखो मास डिफेक्ट क्या है, मास डिफेक्ट इज द मास विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाइंडिंग एनर्जी, या मास डिफेक्ट इज द मास विच कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी, है। तो कैसे कन्वर्ट होगा सब बताऊंगा, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी सर फिर, तो वो जो बाइंडिंग, जो एनर्जी बनी, जो ये मास यहाँ पे कन्वर्ट करेगा उस एनर्जी को बनाएगा, सो जो बाइंडिंग एनर्जी बनी विच इज रिस्पॉन्सिबल टू बाइंडिंग द न्यूक्लियॉन्स इन न्यूक्लियस टुगेदर, है ना, न्यूक्लियस के अंदर, किसी भी न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, जो आपके प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है उनको वहां पे टाइटली बाउंड रखने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको बोला गया बाइंडिंग एनर्जी। समझ गए होंगे आप, ठीक है जी, समझ गए होंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। काफी मैं आपको इंसिस्ट कर रहा हूं एक तरीके से, ठीक है। सो समझ गए होंगे कि क्या है इसकी कहानी और किस तरीके से करना है। अब देखो दोस्तों, अभी हमें पता है, हमने पढ़ा था बाबा के अकॉर्डिंग जो हमारी एनर्जी और मास रिलेशन था वो था mc²। मैंने कल भी आपको बताया था, एक क्वेश्चन हमने सॉल्व करा था, आप मास, जिस भी मास की एनर्जी निकालना चाहते हो उस मास को यहाँ पुट को और c² मतलब स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो एनर्जी रिलीज कितनी होगी उस पर्टिकुलर रिएक्शन में आपको मिल जाएगी, या उस पर्टिकुलर मास के इक्विवेलेंट कितनी एनर्जी रिलीज होगी वो मिल जाएगी। अगर हम बात करें फॉर
1 AMU के लिए है, 1 एटॉमिक मास यूनिट के लिए हम बात करें तो हमें पता है इतने AMU में 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg मास होता है। अगर हम वो एक AMU के अकॉर्डिंग एनर्जी कितनी रिलीज होगी वो कैलकुलेट करें तो ध्यान से देखो, तो E इक्वल टू आप लिखेंगे यहाँ पे, ये याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, आगे काम आएगा भाई। तो ये मास एक तरीके से आप मान लो 1 AMU का मास है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 इंटू C 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। तो दोस्तों यहां से जो एनर्जी आएगी वो जूल में आएगी एंड यू हैव टू कन्वर्ट दिस एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E से डिवाइड करेंगे, फिर बाद में कन्वर्ट करेंगे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बना देंगे इसका। तो सॉल्व करने के बाद E की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे, दैट इज 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी यहां से निकल के आएगी, हमने इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया। और मेगा का मतलब आप सबको समझते हो आप, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने कल भी बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में 10⁻⁶। ओके, सो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी रिलीज्ड किसमें, दिस इज द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU ऑफ मास मींस दिस मास, ये इसके इक्विवेलेंट है। तो याद रखना जब आप बाइंडिंग एनर्जी की बात करेंगे, उसकी डिटेल एनालिसिस करेंगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हमें जब भी बाइंडिंग एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वी हैव टू कन्वर्ट इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक AMU में इतनी एनर्जी है, तो अगर वहां पे बहुत सारे AMU है तो एक इसमें है, और जितने भी होंगे, जैसे 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देना, टोटल एनर्जी रिलीज्ड आपके पास आ जाएगी। सो दिस इज द एनर्जी विच इज इक्विवेलेंट टू 1 AMU है, दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 AMU मास से ये रिलेट कर रही है, इतने मास से 1 AMU यानी 1.6 10⁻⁻27 kg में अगर हम बात करें, इतनी एनर्जी वो रिलीज करेगा, देखो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो यू हैव टू रिमेंबर, तो थोड़ा सा सेंस आपको क्लियर हुआ होगा कि डेल्टा M क्या है, बाइंडिंग एनर्जी क्या है, जिसको हम अब डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर है बॉस, ठीक है। होप सो आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन गई होगी कि किस तरीके से आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, किस तरीके से आप अपने कंसेप्ट अप्लाई करने वाले हैं। कूल, चले आगे बढ़े। अब सारी की सारी कहानी दोस्तों यहाँ पे होने वाली है बाइंडिंग एनर्जी की, उसके ग्राफ की, उसके छोटे छोटे ही है कंसेप्ट की। बस हम फंसेंगे नहीं, कंसेप्ट में बिल्कुल नहीं फंसने दूंगा आपको। कैलकुलेशन पे बस अपनी ध्यान देना होगा। जब आप इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, डॉल कन्वर्जन करना, ये सब आपको बहुत बढ़िया तरीके से आना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं क्या है इसकी आगे की कहानी। ओके, सो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, और जल्दी से मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपने बेसिक तौर पर इसको समझ लेना है मस्त तरीके से यार, अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो हियर वी गो। और जल्दी से देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्चुअली, तो टाइम बचेगा, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, मैं लिख रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ऑलरेडी समझा देता हूँ बढ़िया तरीके से क्या इसकी डेफिनेशन। वैसे मैं आपको ऑलरेडी सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लिख इसलिए रहा हूँ जिससे आपको याद भी रहे, आप कभी भूल जाओ तो आपको जो आपने स्टेटमेंट लिखी है उसके बारे में एटलीस्ट आप उसको रिवाइज कर लो, उसको देख लो एक बार, उसकी रीडिंग कर लो, तो आपको तुरंत याद आ जाए यार, क्योंकि हम इंसान है, हमें भूलने की आदत बहुत भयंकर होती है कि नहीं। सो कम ऑन, सो हियर वी गो। एंड ये इसने बोला बाइंडिंग एनर्जी है ना, BE, नॉट बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, दिस इज बाइंडिंग एनर्जी। ओके, सो हियर वी गो। अच्छा कर रहा हूं यार। सो उसने बोला देखो इस स्टेटमेंट को आप याद रखो फॉरएवर, आपको सारी चीजें याद रहेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, एक्सप्लेनेशन दे दिया कि किस तरीके से आप अपने दिमाग को समझाएंगे, इंफॉर्मेशन अपने दिमाग तक आप लेके जाएंगे कि किस तरीके से आप हर कंसेप्ट को बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं। उसने बोला एज वी नो दैट इन अ स्टेबल न्यूक्लियस, पहले ये देखो आप स्टेबल न्यूक्लियस की बात कर रहे हो, ठीक है भाई। स्टेबल न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, ठीक है, सीधी सी बात है, जिसमें आपके जो प्रोटॉन्स हैं, जो न्यूट्रॉन्स हैं, वो बहुत टाइटली अटैच्ड होते हैं, है ना, वो बहुत टाइटली अटैच्ड होते हैं, ठीक है। किसकी वजह से, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस आर हेल्ड टाइटली। देखा, न्यूक्लियस आर हेल्ड टाइटली। सो टू ब्रेक स्टेबल न्यूक्लियस, जितना ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस होगा उसको तोड़ने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए, है उसके कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होते हैं, कौन से होते हैं पार्टिकल्स, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, दो ही तो पार्टिकल है, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है बॉस। तो उसको न्यूक्लियस को उसके पार्टिकल्स में, यानी आप ये सीधे सीधे भी कह सकते हो कि सर न्यूक्लियस से उसके पार्टिकल्स यानी प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स को सेपरेट करने के लिए, उनको अलग कर दो। तो जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट आपको होगी, उसी को जो उसको बांधे रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उतनी एनर्जी हमें उसको देनी पड़ेगी, उनको सेपरेट करने के लिए। मतलब ऐसे समझो बेचारों को, उनको वहां पे जबरदस्ती बिठा के रखा है टाइटली, फोर्स अप्लाई करके, और
डिमांड की जा रही है कि भाई हम इनको तभी छोड़ेंगे जब हमें इतना पैसा आप दोगे, इतनी एनर्जी हमें दोगे। तो बाहर से उतनी एनर्जी हमें न्यूक्लियस को देनी पड़ेगी कि वो उससे सेपरेट हो जाए, उस रिक्वायर्ड एनर्जी को जो उन न्यूक्लियंस को उस न्यूक्लियस से अलग कर सके। जैसे फिल्मों में नहीं होता है, 2-3 बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है या किसी को भी किडनैप, हीरोइन को किडनैप कर लिया जाता है, तो पैसों की डिमांड करते हैं। तो जब तक वो पैसा मिलेगा नहीं तब तक वो उसको छोड़ेंगे ही नहीं। तो दैट इज द रिक्वायर्ड एनर्जी जो उन गुंडों से उस लड़की को सेपरेट करने वाले हैं। ठीक है, अगर पैसा मिलेगा तो सेपरेट हो जाएगी, नहीं मिलेगा तो भाई वो नहीं करेंगे। तो इस तरीके के सेंस आप समझ सकते हैं। तो दैट इज द रिक्वायर्ड एनर्जी जो सेपरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। क्योंकि उसी एनर्जी की वजह से तो उनको बांध के रखा हुआ है, वो नहीं मिलेगी तो वो फ्री नहीं होंगे। ठीक है, तो उसने बोला सो टू ब्रेक स्टेबल न्यूक्लियस इनटू, किसमें सर, इट्स न्यूक्लियॉन्स। और न्यूक्लियॉन्स कौन से होते हैं, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ओके, सो द रिक्वायर्ड एनर्जी इज कॉल्ड एज बीई, बाइंडिंग एनर्जी है। अब आप समझ रहे होंगे, आप पढ़ ले एक बार इसको अपने तरीके से, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो सिंपली दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस है। उस एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी का नाम दे रहे हैं। अच्छी बात है सर, एनर्जी है ना, एक तरीके से निकालेंगे कैसे इस एनर्जी को, हमेशा हमेशा हमेशा, है ना। अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी की कैलकुलेशन करनी है तो हमेशा आपने यूज करना है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑलवेज आइंस्टाइन इक्वेशन। बस ये याद रखें आप, यूज दिस रिलेशन। जब भी हम बाइंडिंग एनर्जी की बात करेंगे हमेशा ये रिलेशन यूज होता है। ठीक है, क्योंकि आइंस्टाइन बाबा ने सबसे बेहतरीन तरीके से हमें यह बता रखा है, यह सिखा रखा है कि भाई किसी जो मास होता है ना उसके इक्विवेलेंट भी एक एनर्जी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, एंड दैट एनर्जी यू कैन कैलकुलेट, है ना, वो हमें बता रहे हैं बाय यूजिंग माय इक्वेशन। तो यार जो भी मास आपको गिवन होगा आप पटक डालो, c² से मल्टीप्लाई कर डालो, जो भी आएगा उस मास के इक्विवेलेंट जो एनर्जी बनेगी वो इक्विवेलेंट एनर्जी आ जाएगी आपके पास। तो जब भी देखो बाइंडिंग एनर्जी मतलब उनको बांध के रखने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, बट है तो एनर्जी ना, है तो एनर्जी। अब वो होगी कितनी वो हम यहां से निकालेंगे, जूल में निकालना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, वो फिर हम करते रहेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है बॉस। ठीक है, अब क्या करें बॉस, अब देखो अभी मैंने आपको बताया था, अब इस बाइंडिंग एनर्जी को निकालना है। बढ़िया है सर, तो बाइंडिंग एनर्जी को जब भी निकालेंगे तो वी हैव टू यूज, है ना, वी हैव टू यूज मास डिफेक्ट। हमें क्या यूज करना है, मास डिफेक्ट में, यस मास डिफेक्ट यानी डेल्टा एम का आपने यूज करना होगा। कुल तो कैसे भाई, कैसे, तो देखो इस हमें डेल्टा एम है, हमारे पास मास डिफेक्ट है, और मैंने आपको बताया था ना जब भी बाइंडिंग एनर्जी आप कैलकुलेट करोगे तो मास डिफेक्ट इज द रिस्पॉन्सिबल मास। ओके, तो ये इस इतने मास की वजह से जो एनर्जी रिलीज होगी उसको बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। इक्वेशन ये रही है हमारे पास, तो क्या करेंगे सर, तो इसको मैं लिखूंगा E, अब ये E नहीं है, E B है ये, अब हमने बाइंडिंग कर दिया इसको, बाइंडिंग एनर्जी है। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी को हम लिखेंगे, मास की जगह लिख देंगे डेल्टा एम इंटू c²। ओके बॉस, ये बन गया बॉस आपका फॉर्मूला बॉस। ओके, सो डेल्टा में आपको निकालना पड़ेगा, न्यूक्लियस के मास होंगे वहां पे। ठीक है, एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस होगा, वो निकालते रहेंगे यार। अभी ये जो मैंने लिखा है ये जूल में लिखा है, एज इट इज, कन्वर्जन बाद में देखते रहेंगे, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो डेल्टा एम की वैल्यू आप सबको पता है, पटक डालो, तो मैं लिखूंगा बाइंडिंग एनर्जी कैन बी रिटन एज डेल्टा एम। आप सबको पता है क्या होता था, एक प्रोटॉन का मास। भाई हमें क्या पता न्यूक्लियस के अंदर कितने मास है यार, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस, हमें तो प्रोटॉन चाहिए ना, तो जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे सर। अब आप समझ गए होंगे ना, बार बार देखो मैं लिख रहा हूं तो आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस किसका मास लेते थे, एक किसका बोलो, न्यूट्रॉन का, तो टोटल न्यूट्रॉन A माइनस जेड, ये तो आ गया न्यूक्लियॉन्स का मास माइनस एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस। तो ये पूरा का पूरा यहां पे लेना पड़ेगा आपको, कैसे, ऐसे जेड ऑफ MP प्लस A माइनस जेड, दिस इज द मास ऑफ N, मास एक्चुअल ये आ गया देखो, इंटू c² है। ये जो एनर्जी आई ये जूल में आ गई यहां से, क्योंकि हमने कन्वर्ट थोड़ा ही करा है ना। ये जो भी एनर्जी आएगी ये जूल में आ जाएगी एक तरीके से यहाँ से, जब भी हम मास वगैरह की वैल्यू पुट करेंगे केजी में, और ये मीटर पर सेकंड रहेगी ऑब्वियसली 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट तो आप सबको पता ही है। मान ली एनर्जी जूल में आ जाएगी यहाँ से, इस तरीके से आपने यहाँ पुटअप किया, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वो हम करते रहेंगे। अभी मैंने एक चीज और आपको बताई, अब ये सारी चीजें यूज होंगी इसलिए बार बार याद दिला रहा हूं मैं कि फॉर 1 AMU अगर मास आपका एटॉमिक मास 1 AMU में है, ठीक है, 1 एटॉमिक मास यूनिट है, तो हमें पता है इतने मास के लिए जो डेल्टा, जो आपके पास बाइंडिंग एनर्जी होगी, अब अभी निकाली थी हमने, है ना, इसी रिलेशन से अभी निकाली थी हमने 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये याद रखना, भूलना मत,
ये इतने मास डिफेक्ट के लिए 1 AMU मास डिफेक्ट के लिए इतनी बाइंडिंग एनर्जी होती है, ये याद रखियो, आगे काम आएगी मस्त तरीके से। तो एक टर्म तो ये था दोस्तों, देख लिया हमने, नो प्रॉब्लम। दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड विद रिस्पेक्ट टू दिस AMU मास, ठीक है। 1 एटॉमिक मास में जितना भी मास होता है केजी में, उसके रिस्पेक्ट में इतनी एनर्जी रिलीज होती है, ये हमने अभी अभी देख लिया। अब दोस्तों इसके साथ रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो यूज किया जाता है, फिर उसका ग्राफ है, फिर उसका एक छोटा सा प्यारा सा रिलेशन है, फिर उसको कुछ न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, आपका फंडा बिल्कुल ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। सो टेंशन नहीं लेने का, बस आप देखते रहने का मस्त तरीके से। क्या है सर, अगर हमें किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी की बात करनी होगी, कौन सा न्यूक्लियस कितना ज्यादा स्टेबल है, तो हम बाइंडिंग एनर्जी से बेटर होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को कैलकुलेट करना, है ना। बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे पर न्यूक्लियन निकालेंगे, ठीक है। वो हमें एक बेटर इंफॉर्मेशन देती है, बेटर कंसेप्ट माना जाता है टू डिफाइन द स्टेबिलिटी ऑफ एनी न्यूक्लियस। ओके, तो कैसे करेंगे यार सर, कैसे यूज करेंगे, क्या फॉर्मूला है, क्या कंसेप्ट है, जल्दी से डिस्कस करते हैं ना बॉस। देखो अभी देखो न्यूमेरिकल नहीं कर रहे हम, ठीक है, न्यूमेरिकल करेंगे हम, पहले कंसेप्ट सीख लो, क्योंकि अदरवाइज फंस जाओगे बीच में। तो आपको हर चीज बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए। अभी तक आपके जितने भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो, तो सारे कंसेप्ट मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। न्यूमेरिकल थोड़ा टाइम लेंगे ना, लेकिन मस्त तरीके से सीखेंगे ना बॉस। कंसेप्ट को बढ़िया तरीके से सीखने के बाद जब न्यूमेरिकल करेंगे तो हम फंसेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे सारे फंडे क्लियर रहेंगे पहले से ही। गलती क्या करते हैं हम कि जल्दी जल्दी के चक्कर में हम क्वेश्चंस को ट्राई करने लगते हैं। क्वेश्चन चूंकि हमारे फंडे ही क्लियर नहीं है, कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो क्वेश्चंस में आप फंसते रहते हो, दैट्स व्हाई। तो वो नहीं गलती करने का, वो गलती नहीं करने का बॉस, ठीक है। ओके गाइस, बात कर लेते हैं जल्दी से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की। जैसे कि मैंने आपको बताया, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा सुटेबल माना जाता है कि अगर आपने किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को डिफाइन करना है। अभी हमने बहुत सारे डिस्कशन कर लिए हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो ग्राफ मैंने ऑलरेडी बना रखा है, उसके जो मेन पॉइंट है वो मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं, बस आपको समझा दूंगा, आपके दिमाग में वो इन्फॉर्मेशन चली जाएगी और बढ़िया तरीके से आप उस इन्फॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए मैन। ओके, सो व्हाट इज दैट, नाउ यू कैन सी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ओके, ध्यान से समझना, उसने बोला बाइंडिंग एनर्जी तो है बट पर न्यूक्लियन की बात कर रहा है। और जो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस होते हैं भाई, वो तो मास नंबर होता है। मतलब हम जो बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास है EB बाइंडिंग एनर्जी, उसको उसके मास नंबर से डिवाइड कर दो, तो इस रेशियो को बोला जाता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। सिंपल है। ओके, सो कम ऑन। तो ये है क्या सर, देखो मैंने लिख दिया आपको, जिससे आपको याद भी रहेगा, मैंने आपको समझा भी दिया है एक तरीके से। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मोर यूजफुल टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। आप ऐसे समझे, मतलब जब भी हमें किसी न्यूक्लियस की वो कितना स्टेबल है, कितनी स्टेबिलिटी उसकी, किस न्यूक्लियस की ज़्यादा है किसकी कम है, इसको कंपैरिजन करने के लिए, इसको डिफाइन करने के लिए जो ज़्यादा यूजफुल टेक्निक हमारे पास होती है, दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, नॉट बाइंडिंग एनर्जी, है ना। उसके कंपैरेटिवली बाइंडिंग एनर्जी हमें पर न्यूक्लियन अगर हम निकाल लें, जितने मान लिया हमारे पास बहुत सारी बाइंडिंग एनर्जी है, मान लें 28 पॉइंट समथिंग या 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और हमें उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन चेक करनी है, तो उस 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को उसके मास नंबर से डिवाइड कर दो, बात खत्म, ठीक है। तो वहां से वो जो रेशियो निकल के आएगा, जो वैल्यू निकल के आएगी, वो ज्यादा सुटेबल मानी जाती है स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए किसी भी न्यूक्लियस की। समझ गए होंगे आप, कूल। अब देखो ध्यान से, कंफ्यूज नहीं होने का, मैं बता रहा हूं, ध्यान से ग्राफ बनाना, ध्यान से समझना। ये क्या है, ये ग्राफ, ये डेटा जो मैंने लिखा है बाद में देखेंगे। ये ग्राफ है दोस्तों बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्सेस ए यानी मास नंबर, ठीक है, वर्सेस ए यानी मास नंबर, यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमने यहाँ पे लिखी है, और उसका जो मास नंबर होगा किसी भी न्यूक्लियस का, उन सारे न्यूक्लियस की हम बात कर रहे हैं, जिसका जो मास नंबर होगा उसी के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। तो सिंपली ग्राफ आपको पता चल गया कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर है। ओके, रीड कैसे करें, ग्राफ स्टार्ट कहां से हो रहा है, ध्यान से समझना। 3-4 फेज है इसमें, उन फेज को आपने एक बार समझ लिया, बेसिक सा आइडिया आपको लग गया, फिर आप इसको समझ सकते हैं और भी अच्छे तरीके से। मतलब एक बेसिक सी जानकारी आपको मिल जाएगी, आपको थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बाइंडिंग एनर्जी के बारे में, ओके, विद रिस्पेक्ट टू दैट मास नंबर। ओके, सो कूल। देखो भाई, हमारा जो ग्राफ है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसे 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 जा रहा था, फिर तुरंत डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज, फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे फास्टली डिक्रीज करके फिर धीरे धीरे इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे आप देखें ध्यान से, यहाँ से अगर ग्राफ स्टार्ट हुआ है, ये इसका ओरिजिन है, 0 है,
यहां पे बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ स्टार्ट नहीं हो रहा है। अगर ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है तो यहां पे बाइंडिंग जो एनर्जी है पर न्यूक्लियन, इसका मतलब वो 0 है। और वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर ओरिजिन पे बात कर रहा है ना, ओरिजिन पे बात कर रहा है, तो वो 1H1 की ही 0 होगी। यानी 1H1 का जो बाइंडिंग एनर्जी होता है वो पर न्यूक्लियन, वो हमेशा यहाँ पे 0 माना जाएगा। तो ग्राफ हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी ये ड्यूटेरियम है, आप देख सकते हो, ट्राइटियम है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो देखो ड्यूटेरियम की जो बाइंडिंग एनर्जी है 1H2 की, वो कुछ ना कुछ है, देखो 0 से ऊपर है। फिर यहाँ से 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जो 4 है ना, 2, 4, 6, 8, 8.8, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। मतलब ये 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8 एंड सो ऑन। क्लियर है। और लास्ट में ये 10 तक यहाँ से डिसाइड किया गया है, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लो आप मैक्सिमम उसकी, ठीक है। तो इससे थोड़ा ऊपर को यहाँ पे इससे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होती है 1s3 की। फिर उससे थोड़ा ऊपर जाओगे तो जैसे ही ग्राफ ऊपर जाएगा तो यहाँ पे देखो हीलियम का न्यूक्लियस मिल गया, तो इसकी 6 से थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन तुरंत ये डिक्रीज करेगी। लिथियम के न्यूक्लियस के लिए देखो और कम हो गई, ठीक है, पहले इंक्रीज करके तुरंत डिक्रीज कर गई, ठीक है कि नहीं। फिर ये ग्राफ ऊपर जाएगा। ग्राफ का नेचर ऐसा ही देखने को मिलता है प्रैक्टिकली, जैसे था वैसे मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया है बढ़िया तरीके से। इतना आप समझ लो, बेसिक आइडिया आपको लग जाएगा, बार बार आपको कहीं ढूंढने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। एक झलक आप इसकी बुक वगैरह में देख सकते हैं, बट नॉर्मली यहीं से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कूल। तो यार आपने देखा कि भाई किसके पास ज्यादा एनर्जी है। अगर मैं इस पूरी लाइन पे देखूं तो यहाँ पे देखो हीलियम का न्यूक्लियस है, ये वाला 2He4, तो यहाँ पर हीलियम का न्यूक्लियस है और इसके पास 6 से थोड़ी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी है, लेकिन तुरंत ये डिक्रीज करता है और लिथियम पे आता है, और लिथियम पे इससे कम एनर्जी है। देखो लिथियम पे इस पे कम एनर्जी है, ठीक है। फिर ये ग्राफ ऊपर जाता है, फिर ये कार्बन 12 है, यहाँ पे 6, 12 आप देख सकते हैं, कार्बन 12 पे एनर्जी आ जाती है कुछ। उसके बाद ये डिक्रीज करता है, नाइट्रोजन आता है आपका, N14 आता है। फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो 8, ऑक्सीजन पे जो है वो 8 के आसपास है, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है, ठीक है। और फिर थोड़ा सा नीचे जाएगा तो ये F आएगा, फ्लोरीन एक तरीके से आपके पास आ जाएगा। फिर ग्राफ यहाँ से ऊपर को आगे बढ़ने लगता है तो P31 आपको रास्ते मिलेगा। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा तो फिर और थोड़ा सा आगे को आपको मिल जाएगी सिचुएशन, ठीक है, कुछ ना कुछ एलिमेंट आपको मिल जाएंगे, न्यूक्लियस मिल जाएगा। फिर ये ग्राफ धीरे से और आगे बढ़ेगा तो इस पॉइंट पे देखो, उसके बाद ये डिक्रीज कर रहा है। ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिसकी बाइंडिंग एनर्जी 8.8 सबसे ज्यादा है, और ये आप देख सकते हो यहाँ पे Fe का है, ठीक है, ये Fe का आयरन का एक तरीके से 56, यानी इसके लिए बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है, यानी इसके लिए मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। सो दिस इज मोर स्टेबल है ना। जितने भी न्यूक्लियस हमारे पास उनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, Fe56 है, ठीक है, आप देख सकते हो। उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी, इस लाइन को अगर आप आगे ड्रॉ करोगे उससे नीचे ग्राफ आ रहा है, फिर AS75 मिलेगा, फिर आपके SN120, फिर धीरे धीरे देखो मास नंबर बढ़ता जा रहा है, फिर लास्ट में यूरेनियम 238 आपको मिल जाएगा, उससे पहले बिस्मथ आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ये इतने रीजन यहाँ पे फॉलो कर रहा है। ग्राफ को बस समझो, रीड करना आना चाहिए आपको, नथिंग एल्स, आपको रीड करना आना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, फिर हम किन किन बातों का खास ख्याल रखेंगे, हमें कैसे पता चलेगा भाई कौन कौन सी मेन पॉइंट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि जो Fe56 है उसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब ध्यान से देखो, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है इज ग्रेटर, दैट इज, यानी आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, मोर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, ठीक है, न्यूक्लियस है, मोर लिखा है मैंने, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर मींस मोर स्टेबल इज न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस उतना ही स्टेबल होगा जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितनी ज्यादा होगी वो उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की जाती है। तो जिस न्यूक्लियस की सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, बात खत्म, ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। और हर न्यूक्लियस स्टेबल होना चाहता है यार, है ना। जो अनस्टेबल है वो स्टेबल होने की ट्राई करेंगे, वो स्टेबल होना जाएंगे, तो आप खुद देखेंगे कौन से स्टेबल है कौन से अनस्टेबल है। कूल। तो देखो यार, अगर मैं मास नंबर वाली लाइन को देखो जहां पे मैंने मास नंबर को रिप्रेजेंट करा है, तो भाई यहां से 0 से स्टार्ट हुए, यहां से यहां तक 50, ये मास नंबर है A50। तो इससे 0 से 50 के बीच में जितने भी होंगे, देखो मैंने यहां लिखा है फॉर A लेस देन 50, ठीक है, फॉर जब मास नंबर 50 से कम है, मतलब ये रीजन है ना, इस रीजन में जितने भी हैं, देखो यहाँ P तक है ना, ये जितने भी हैं ये होते हैं, यहाँ पे लिखा है मैंने, यहाँ पे चलो नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है न्यूक्लियाई आर लाइट
लाइट है ऑब्वियसली उनका मास नंबर देख सकते हो आप कम है। और अनस्टेबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अनस्टेबल होते हैं, मतलब इस रीजन में जितने भी हैं ये अनस्टेबल होंगे। और अगर ये स्टेबल होना चाहते हैं तो ये इस रीजन में एंटर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे Fe है एंड दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल, इसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो ये इस रीजन में जाना चाहेंगे। किस रीजन में जाना चाहेंगे? देखो फर्स्ट पॉइंट देखो 4A, यानी जब मास नंबर 50 से 80 के बीच में होगा, 50 से 80 के बीच में मतलब यहाँ 50 से कहीं 80 के बीच में होगा, मतलब इस रीजन में कहीं होगा, इस रीजन में कहीं होगा, एक तरीके से 100 है, 100 जस्ट पहले तक, ठीक है। ये मोर स्टेबल है ना, मोर स्टेबिलिटी यहाँ पे, स्टेबिलिटी ये रीजन शो कर रहा होगा। जो भी न्यूक्लियस इसके अंदर लाई करेंगे 50 से 80 के मास नंबर में होंगे, 50 से 80 के, उनकी सबसे ज्यादा होगी। देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। और यहां पे चूंकि ये लाइट है चूंकि ये लाइट है, छोटे छोटे हैं एक तरीके से, तो यहां पे अगर ये अनस्टेबल से स्टेबिलिटी की ओर जाना चाहते हैं तो इनमें फ्यूजन होगा, तो यहां फ्यूजन देखने को मिलता है। ध्यान से समझना, जब भी कभी मास नंबर 50 से कम है, यानी जिस भी न्यूक्लियस का मास नंबर 50 से कम है, वो छोटे छोटे आपस में मिलके फ्यूज होके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे, और इस तरीके से बनाएंगे कि वो स्टेबल हो जाए, वो स्टेबिलिटी की ओर जाने की कोशिश करते हैं, जिस रीजन में आपका वो मतलब 50 को क्रॉस करना चाहते हैं, 50 और 80 के बीच में रहना चाहेंगे, समझ गए। तो फ्यूजन इज द प्रोसेस जिसमें छोटे छोटे न्यूक्लियाई जो होते हैं आपके न्यूक्लियस होते हैं, आपस में फ्यूज होते हैं और एक स्टेबल न्यूक्लियस बनाने की कोशिश करते हैं, समझ गए, उसको फ्यूजन कहते हैं, सीधी सी बात है। ओके, सो दिस इज द फ्यूजन प्रोसेस। ओके, अनस्टेबल को स्टेबल बनाना था इन्होंने, ठीक है। फिर हमने देख लिया भाई जो 50 से कम है वो लाइट भी होते हैं और अनस्टेबल भी है, तो स्टेबल अगर उन्होंने बनाना है तो उनको आपस में फ्यूज होना पड़ेगा। फ्यूज होने के लिए उनके पास फ्यूज होने के लिए जब वो फ्यूजन होंगे तो वहां पे एनर्जी तो रिलीज होगी ऑब्वियसली, वो तो हम कैलकुलेट करेंगे आगे चल के, ठीक है। तो वो स्टेबिलिटी को अचीव करने की कोशिश करते हैं। अब आगे देखो, थर्ड पॉइंट पे आ जाओ। अगर मास नंबर 80 से ज्यादा है, जितने भी है, तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस डिक्रीज करती है ना, ये डिक्रीज करती है, वो भी स्लोली डिक्रीज करती है, मींस हैवी न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल। तो यहां से भी पता चल रहा है कि जैसे आप 100 यानी 80 के बाद क्रॉस करोगे, 80 के बाद, तो ये जितने भी आपको यहाँ पे रीजन में दिख रहा है जो 80 प्लस के मास नंबर पे है, देखो 100, 150, 200, इस पूरी रेंज में जितने भी मिलेंगे वो सब अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, ये भी सारे अनस्टेबल है, ये हैवी है, ठीक है, हैवी न्यूक्लियाई है, सब अनस्टेबल है। तो ये क्या करेंगे, चूंकि ये खुद में हैवी है तो यहां फ्यूजन प्रोसेस देखने को मिलेगा। तो यहां पे आपको देखना पड़ेगा फ्यूजन प्रोसेस। फ्यूजन जब छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलकर आपस में एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, फ्यूजन जब एक बड़ा न्यूक्लियाई ब्रेक होके छोटे छोटे न्यूक्लियाई बना दे तो उसको फ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। वहां पे भी एनर्जी का एक तरीके से रिलीज होती है एनर्जी। तो ये भी क्या चाहते हैं जो बड़े वाले हैं कि भाई ये भी फ्यूजन प्रोसेस के थ्रू छोटे छोटे न्यूक्लियाई बनाने की कोशिश करेंगे और स्टेबिलिटी की ओर जाएंगे और इस रीजन में एंटर करने की कोशिश करेंगे जहां पे न्यूक्लियाई मोर स्टेबल होते हैं। किस रेंज में मोर स्टेबल होते हैं? 50 to 80 मास नंबर की रेंज में। होप सो गाइज आप तक ये इन्फॉर्मेशन चली गई होगी। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, एक बार फिर से बता देता हूं। 50 से पहले सारे हल्के हैं, मतलब लाइट है, उनका मास नंबर कम है, तो वो अनस्टेबल है। वो अनस्टेबल को स्टेबल बनना चाहते हैं। आप भी तो स्टेबल बनना चाह रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, मैं भी मेहनत कर रहा हूं, आप भी मेहनत कर रहे हो। हम जब एक मुकाम पर एक बढ़िया पोजीशन पे चले जाएंगे, आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी की ओर आप बढ़ना चाहते हो। तो ये छोटे छोटे मिलकर आपस में स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है। और उसको स्टेबल होने के लिए उनको 50 और 80 के मास नंबर के बीच में जाना पड़ेगा। वैसे जो बहुत हैवी है, जो 80 मास नंबर से ज्यादा वाले हैं, सो 100, 150 या उनके बीच में 250 तक लास्ट है ना, जो हमने ग्राफ को यहाँ रिप्रेजेंट करा है, ठीक है। तो वो बहुत हैवी है, तो वो अनस्टेबल है, तो वो भी स्टेबल होना चाहते हैं। तो जो छोटे छोटे हैं वो मिलके फ्यूज होके आपस में, है ना, छोटे छोटे आपस में फ्यूज होके स्टेबिलिटी बना रहे हैं, और जो बड़े हैं वो टूट के, है ना, ब्रेक करके छोटे छोटे में डिवाइड होके स्टेबिलिटी करना चाहते हैं। तो भाई जो एक हैवी न्यूक्लियस होता है, अगर वो ब्रेक होता है तो फ्यूजन प्रोसेस, और छोटे छोटे न्यूक्लियस अगर ऐड होके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं तो फ्यूजन प्रोसेस है, एनर्जी रिलीज होगी दोनों में। इस बात का आप ख्याल रखेंगे। सो दिस इज द मेन पॉइंट, दिस इज द मेन पॉइंट एंड दिस इज द मेन पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर गाइज। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको लिखेंगे आप बढ़िया तरीके से नोट और रिवाइज करेंगे। अगर आपको रीडिंग कैसे करनी है मैंने आपको सिखा दिया है।
गया, सब कुछ क्लियर है। और अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछे कि किस न्यूक्लियस की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, तो Fe की होती है। आप देख सकते हैं आयरन की होती है, आयरन जो 56 है, Fe56 है ना, मोर स्टेबल। मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है अगर कभी पूछे तो नियर बाई 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी लगभग होती है और सबसे ज्यादा स्टेबल ये होता है, समझ गए। और ये रिजल्ट याद रखना, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, एसएसएन रीजन में क्वेश्चन बना सकता है, तो आजकल क्वेश्चन आते रहते हैं तो कुछ भी बना सकता है। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट। होप सो आप ये डायग्राम समझ गए होंगे। अब मैं इसका लास्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा जिसका यूज करके न्यूमेरिकल आते हैं, जिसमें हम बात करेंगे क्यू वैल्यू क्या होती है ना, जो एनर्जी रिलीज होती है, हाउ वी कैन कैलकुलेट दैट एनर्जी इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, फ्यूजन या फ्यूजन जो भी हो रहा होगा वहां पे। सो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको कैसे निकाल सकते हैं, उसको क्यू वैल्यू कहते हैं, तो उसको कैसे कैलकुलेट आप कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। फिर न्यूमेरिकल करेंगे तो पूरा कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, है कि नहीं, मजा नहीं आ जाएगा। कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको कराने वाला हूं, हर कैटेगरी को क्वेश्चन कराऊंगा जिस टाइप का पूछा जा सकता है या पूछा गया है, तो आपको हर वैल्यू सॉल्व करनी आ जाएगी, मतलब हर तरीका आपको एक तरीके से पता चल जाएगा। ओके ओके, सो जल्दी से देख लेते हैं लास्ट का आज का कंसेप्ट क्या है, उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि बहुत देर से आप कंसेप्ट सीखे जा रहे हो यार, अब उनका एप्लीकेशन करने का टाइम आ चुका है। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग गाइस, अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी का बेसिक कंसेप्ट नहीं पता है, हम ढंग से उसको नहीं सीखेंगे, मास डिफेक्ट को नहीं जानेंगे, एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं नहीं जानेंगे, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नहीं जानेंगे, उसका कन्वर्जन कैसे करते हैं, तो हम न्यूमेरिकल में कहीं ना कहीं फंसते रहेंगे फिर, ठीक है। तो ये पंगा हमारे पास आता है, तो अब हम फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सो लास्ट कंसेप्ट क्या है जल्दी से देखते हैं यार। मस्त तरीके से मेरे को पता है कि आप इंतजार कर रहे हो कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं सर, अरे हंसी बता रही है आपकी। ओके, सो उसने बोला क्यू वैल्यू को डिफाइन करते हैं। सर ये क्यू वैल्यू होती क्या है, पहले देखो, इसको समझाने से पहले मैं आपको बता दूं, वो बोलेगा कि इन दिस पर्टिकुलर गिवन रिएक्शन व्हाट इज द क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, ऐसे पूछ लेगा। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे भाई ये क्यू वैल्यू क्या होती है, पहले समझे, मैं आपको बताने वाला हूं। मैंने कुछ एक लाइन यहाँ पे लिख दी है, टाइम बचाने वास्ते मैं लिख देता हूं बॉस, तो टाइम भी बचेगा ना। सो उसने बोला एज वी नो दैट फॉर मोर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस मींस मोर बाइंडिंग एनर्जी रिक्वायर्ड, है कि नहीं। अगर आपका न्यूक्लियस बहुत ज्यादा स्टेबल है और उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा आप करना चाहते हो, तो उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी भी ज्यादा ही होनी चाहिए। अभी हमने सीखा है कि मोर बाइंडिंग एनर्जी मींस मोर स्टेबिलिटी ऑफ एनी न्यूक्लियस। सो रिमेंबर, सो यू कैन से इन गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन, तो अगर आप ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी की जरूरत है, हमें अगर ज्यादा स्टेबिलिटी शो कर रहा है कोई न्यूक्लियस, तो उसके लिए ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। सो इन गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन द एनर्जी है, वो बोलता है द एनर्जी मस्ट बी रिलीज्ड, ठीक है, द एनर्जी मस्ट बी रिलीज्ड, ध्यान से समझना। तो वहां पे एनर्जी आपको रिलीज होगी ही होगी, है ना। अगर कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है और मोर स्टेबिलिटी आप सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी के लिए वहां पे आपको एनर्जी रिलीज होगी ही होगी, और जो एनर्जी वहां पे रिलीज होती है उसको ही बोलते हैं क्यू वैल्यू। यानी दिस इज द एनर्जी, यू कैन से एनर्जी रिलीज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शन। बस ऐसे आप समझ जाएंगे, हाँ जी, ऐसे आप समझ जाएंगे। तो ये कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन आपको गिवन होगी, उसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसी एनर्जी को क्यू वैल्यू कहते हैं, बात खत्म, ठीक है। देन हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस, जो एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी क्यू वैल्यू को आप कैसे लिख सकते हो, दिस इज एनर्जी रिलीज्ड, सिंपल। क्यू वैल्यू का मतलब उस न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान जो भी एनर्जी वो रिलीज कर रहा होगा प्रोसेस, वो रिएक्शन, उसको हमने क्यू वैल्यू का नाम दिया। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो भाई। सो whenever the nuclear reaction is given the questions, या ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा है, अभी छोटे छोटे न्यूक्लियर मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियर बना रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, तो समझ जाना वहां पे एक रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो उस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज कैसे निकालते हैं, तो एनर्जी रिलीज्ड वी कैन कैलकुलेट, हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस, दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, जो उसमें प्रोडक्ट्स बना होगा, माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। याद रखना बोस, जो एनर्जी रिलीज हो रही है, दिस एनर्जी वी कैन कैलकुलेट, और इसी को कहते हैं हम क्यू वैल्यू, इसी को कहते हैं हम क्यू वैल्यू, एक ही बात है। तो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे सर इसको, आपके पास बाइंडिंग एनर्जी होनी चाहिए जो प्रोडक्ट बना होगा उस रिएक्शन में, एज वेल एज माइनस करना है रिएक्टेंट जो होंगे उसमें, जो उसको रिएक्शन बना रहे होंगे, ठीक है, जिनसे बन के प्रोडक्ट बन रहा हो, जिससे मिलके, तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी आपको पता होनी चाहिए, नॉट पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पता होनी चाहिए, समझ गए, एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस के लिए। कूल। तो भाई ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट
सिंपली। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। अब देखो, अगर ये Q वैल्यू या रिलीज एनर्जी, बात तो एक ही है, अगर ये पॉजिटिव होती है, अगर ये इसका आंसर पॉजिटिव आता है, इफ पॉजिटिव, इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी रिलीज हो रही है उस रिएक्शन में, एनर्जी रिलीज्ड। और अगर ये वैल्यू, इफ दिस Q वैल्यू इज नेगेटिव, इसका मतलब हुआ उस रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब की जा रही है। ठीक है, उस रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब की जा रही है। दैट इज द सिंपल थिंग। ओके, सो सिंपल लॉजिक इज दैट है। तो आप बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यू नो, उसका साइन जो भी आएगा बस फॉर्मूला आपने यूज करना है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर पॉजिटिव आ रही है मतलब वहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है, और अगर नेगेटिव आ रही है मतलब एनर्जी वहां पे एब्जॉर्ब की जा रही होगी। सिंपल है ना, फॉर्मूला भी क्लियर हो गया। क्वेश्चंस कैसे आएंगे बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। फॉर एग्जांपल जैसे छोटे छोटे न्यूक्लियस ले लेते हैं हम, ठीक है, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स लेते हैं, 1s2 ले लिया प्लस 1s2 ले लिया, ये 2He4 बना रहा है हीलियम का न्यूक्लियस। तो ये दोनों मिलके इसको बना रहे हैं। तो ये जो दोनों हैं ये आपके रिएक्टेंट हैं, और जो बन रहा है इनसे ये आपका प्रोडक्ट है। इतना तो आप समझ ही जाएंगे अब। ठीक है, तो एक रिएक्शन हो रही है। जब इस टाइप की सिचुएशन की बात करेगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, तो क्वेश्चन को कैसे ट्रीट करना है, ऐसे ट्रीट करना है। तो आपसे पूछेगा तो बताओ इसमें कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी, है कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी। अगर एनर्जी रिलीज पूछ रहा है तो डायरेक्ट यू कैन यूज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। वो ऑलरेडी पॉजिटिव है क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया कि रिलीज हो रही है तो पॉजिटिव होगी। ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से यार आप अपने कंसेप्ट यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं ये सब आपको सिखाने वाले हो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के थ्रू। किस किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है ये सब सॉल्व करेंगे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के थ्रू। मजा आएगा कि नहीं? यस, मजा आने वाला है बॉस। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको बोला है हर कैटेगरी क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। 3-4 क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिसमें हर कैटेगरी हम एक तरीके से कंसीडर कर लेंगे, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएंगे। किसी भी तरीके का क्वेश्चन अगर हमारे एग्जाम में पूछा जाता है तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं देयर आफ्टर। फिर आप यूज करो, जाओ ढूंढो अपने एग्जाम के क्वेश्चंस और मस्त तरीके से उनको सॉल्व कर डालो और कॉन्फिडेंस बना डालो अपना कि अगर हमारे एग्जाम में बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड अब कोई भी क्वेश्चन आ गया तो हम फोड़ डालेंगे उसको। ठीक है, अब इतना आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए इस पर्टिकुलर लेक्चर से। ओके, इतने अच्छे से इसको आपने सीखना है, इसका प्रैक्टिस आपने बार बार करना है जब तक समझ में ना आए, और रीडिंग प्रैक्टिस आपने करनी है, उसके थ्रू फिर न्यूमेरिकल जाके सॉल्व करने हैं। कूल, चलो तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, अपने आप कैटेगरी वाइज वो चेंज होता रहेगा, पहले आप देखते जाए बस क्या है कहानी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि द एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज रिलीज्ड ड्यू टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 kg मास कंप्लीटली इनटू एनर्जी। मतलब जो मास आपको दे रखा है वो 1 kg है, 1 kg मास है। वो बोल रहा है इस मास से जो ये मास कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा वो एनर्जी हमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है। ठीक है जी, और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। तो इस मास के इक्विवेलेंट जो एनर्जी, जो ये एनर्जी बनाएगा वो निकालो। क्वेश्चन आपके सामने है। और जब भी मास गिवन हो और उससे एसोसिएटेड एनर्जी पूछे, जूल में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, व्हाटएवर, तो यू हैव टू यूज ऑलवेज आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन E=mc²। ये आप सबको अब सपनों में आता होगा, है स्टार्टिंग बेहतरीन है, जेई में भी आ सकता है इस टाइप का। इजी मत मानना, इसको कैलकुलेशन में फंसा डालेगा। छोटा है लेकिन बहुत खोटा है, तो इसलिए हर कंसेप्ट आपको आना चाहिए। ठीक है, सो E= मास है 1 kg, चूंकि kg में ऑलरेडी स्टैंडर्ड यूनिट है तो 1 आप लिख देंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके सर, अब क्या करेंगे सर, C की वैल्यू, C × 10⁸ होता है ना, 3 इंटू इसका स्क्वायर भी है, तो E आपके पास आ जाएगा 9 × 10⁻16। ये जूल में आई। अभी अगर आंसर होता जूल में तो ये आंसर होना था आपका, क्योंकि मास आपको 1 kg ही दे रखा है। तो 1 kg मास से कितनी एनर्जी बन सकती है जूल में? इतनी बन सकती है। देखो कितनी भयंकर एनर्जी है, समझ रहे हो। तो इमेजिन करो कि जब जापान के ऊपर जो बॉम्ब डाला गया था उसका जो भी मास रहा होगा, अगर आइंस्टाइन इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम उसको कैलकुलेट करें, वो जो भी मास रहा होगा उससे कितनी मैक्सिमम अमाउंट में एनर्जी रिलीज हुई होगी, इसलिए उसने पूरा शहर, पूरी सिटी वो बर्बाद कर दी थी, है कि नहीं। तो देखो मास से एसोसिएटेड मतलब मास एनर्जी बनाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो वही एनर्जी वहां पे रिलीज हुई थी उस बॉम्ब के थ्रू, है। तो देखो 1 kg मास है यार, जस्ट 1 kg, और लेकिन 9 छोड़ो 10⁻16 देखो कितना पॉजिटिव में कितनी बड़ी पावर है, तो कितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है। लेकिन हमारे से आंसर यहाँ पे पूछा है उसने इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछा है, तो नो प्रॉब्लम। तो उसके लिए मैंने क्या, आफ्टर ऑल यू हैव टू कैलकुलेट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना चाहोगे आप, तो इसको 9 × 10⁻16 को E से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है,
तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाना है ना, तो हम क्या लिखेंगे 9 इंटू 10⁻16 ओवर 1.6 इंटू 10⁻−19। कूल मैन। तो क्या करेंगे सर, तो E हमारे पास आ जाएगा दोस्तों, आप देखें इसको, तो ये 0 जाएगा ऊपर 90/16 और ये +19 ऊपर जाएगा, तो जब +19 ऊपर जाएगा तो 9 इंटू 6 दैट इज ये बनेगा आपका 35। ओके 10⁻35। कूल। तो अब इसको कैंसिल कर दो आप, 5.625 के आसपास आना चाहिए ये, ठीक है, इंटू 10⁻35। ये आंसर आया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ध्यान से समझो। लेकिन आपको चाहिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आप बना सकते हो। आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी किया है, शायद, पता नहीं, एक बार आप चेक कर लेंगे, ठीक है, बट हमें पता चल गया कि भाई क्या करना है। तो हमें इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो चेंज कर दिया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए क्या किया सर आपने, E से डिवाइड किया, दैट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है तो क्या करूं, तो मैंने कुछ नहीं करना है, एज इट इज लिखना है 5.625 इंटू इस 35 में से 6 पावर अलग कर दो, तो 10⁻6 अलग कर दो, इंटू यहाँ बचेगा 10�29, बात खत्म। तो ये जो 6 है ये बन जाएगा मेगा, और बाकी तो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो E को हम लिख सकते हैं 5.625 इंटू 10⁻29 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज योर आंसर। नाउ यू चेक आउट योर ऑप्शंस। तो क्लियर है, इजी कैलकुलेशन, लेकिन आपको हमेशा कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर है आपके साथ, कन्वर्जन पे आपने ध्यान देना, उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मस्त तरीके से आप क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ कैटेगरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आएंगे बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड दोस्तों, उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। Okay man. Okay, so here we go and this is our next question. What is that sir? क्वेश्चन आपके सामने बड़े तरीके से पढ़ लो। इस टाइप के क्वेश्चन काफी आने के चांस बने रहते हैं हमारे मेंस के एग्जाम में और नीट के एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज्यादा चांस होते हैं इस कैटेगरी में। आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा किस तरीके से हैंडल करना है क्वेश्चन को। What is that? The binding energy per nucleon of 1H2 ड्यूटेरियम आपको दे रखा है एंड हीलियम का न्यूक्लियस आपको दे रखा है R1.1 एंड 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब 1H2 और हीलियम का जो न्यूक्लियस आपको दे रखा है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी आपको दे रखी है, लेकिन वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, ध्यान से समझना। बाइंडिंग एनर्जी तो है बट पर न्यूक्लियन दे रखी है कितनी, 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और इसकी बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ये कितनी, 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान से देखिए, जो डेटा गिवन है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके सर, 1.1 यस, नोट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखी है, इसको ध्यान से पढ़ना। एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस, जो प्रोसेस दे रखा है उसमें कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो उसमें 2 ड्यूटेरियम जो हाइड्रोजन के हैं 1H2 मिलके 2He4 बना रहे हैं, एक न्यूक्लियस बना रहे हैं हीलियम का, 2 रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट है ये, ध्यान से समझो, सिंगल प्रोडक्ट, दिस इज योर सिंगल प्रोडक्ट। अगर ये 2 प्रोडक्ट होते ना, यहाँ 2 से भी या 3 होते, 3 से मल्टीप्लाई करते तो एक की एनर्जी इतनी है, तो 2 से भी मल्टीप्लाई करते अगर 2 न्यूक्लियस बनते। अभी एक ही बन रहा है हीलियम का 2He4, क्लियर है, इतना तो आपको समझ में आता है, 2He4, ठीक है, ये इसका एटॉमिक नंबर, ये इसका मास नंबर है। कूल। अब क्या करेंगे सर, 2 रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट 2 है, इस बात का ख्याल रखेंगे। एक रिएक्टेंट की एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इतनी दे रखी है, तो दोनों की लेनी पड़ेगी। तो हमारे से पूछ रहा है इसमें कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो क्यू वैल्यू पूछ रहा है आपसे तो अभी तो बताया मैंने, जब भी रिएक्शन की बात करेगा तो क्यू वैल्यू की बात करेगा, एनर्जी रिलीज की बात करेगा, देन हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, कम ऑन, हियर वी गो। तो आप लिखेंगे क्यू एनर्जी रिलीज इज इक्वल टू, मैंने भी लिखा था, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। एंड ये कौन सी एनर्जी होती थी, बाइंडिंग एनर्जी, याद रखना, नॉट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, वी हैव टू पुट हियर बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा सर ठीक है, तो दोस्तों ध्यान से देखो, जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये रहा हीलियम, तो हीलियम एक ही न्यूक्लियस बन रहा है और इसकी एनर्जी दे रखी है 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पर वो पर न्यूक्लियन है, तो हमें इसकी बाइंडिंग एनर्जी हम कैसे निकाल सकते हैं, 7 इंटू ए से। तो हमें यहाँ पे इसका मास नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पर न्यूक्लियन नहीं चाहिए, हमें टोटल बाइंडिंग एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखना है, तो 7 इंटू ए कितना है, इसका मास नंबर कितना है, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, यस, इस बात का ख्याल रखेंगे ड्यूरिंग द कैलकुलेशन। माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, देख लो रिएक्टेंट कितने हैं, 2 हैं भाई, 2 मिलके ही तो एक बड़ा बना रहे हैं, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, है ना। तो एक की कितनी दे रखी है 1H2, एक की कितनी दे रखी है, इतनी, और वो पर न्यूक्लियन है, तो इसकी निकालनी है अगर, तो 1.1 इंटू ए निकालना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसका मास नंबर कितना है, 2 है भाई, मास नंबर इसका 2 है। तो जब यहां पुट करोगे तो 2 इंटू 1.1
ये तो हो गई एक की, एक ड्यूटीरियम की होगी ये, एक की। ये दूसरा भी तो है, तो 2 से और मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस है। इस वाले 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि इसका मास नंबर 2 है, इस वाले 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये 2 है, 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस हैं, बस खत्म। इतना बात याद रखना। ये हो गया 28 माइनस 4.4, महाराज मचा डालोगे महाराज। तो कितना बचा हमारे पास, देख लो जल्दी से। तो 28 माइनस 4.4 यानी 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चेक करें आप, पक्का पक्का। ओके, सो इतनी बननी चाहिए लगभग, देख लो ये बन गई आपकी एनर्जी। इतनी एनर्जी रिलीज होगी इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। जब ये छोटे छोटे 2 मिलकर एक बड़ा बना रहे हैं तो जो एनर्जी निकलेगी वो इतनी निकलेगी। होप्स आप समझ गए होंगे कहानी क्या है और मेन पॉइंट क्या था, आप गलती कहाँ कर सकते थे ये भी मैंने आपको बता दिया। ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थी, दैट्स वाई ए से मल्टीप्लाई करना था। और एक न्यूक्लियस है तो एक की लेनी है, 2 है तो 2, 3 है तो 3। प्रोडक्ट भी अगर 2 बनते तो 2 से और मल्टीप्लाई करते, 3 बनते तो 3 से मल्टीप्लाई करते। समझ गए? तो फाइनली इस फॉर्मूले में यू हैव टू पुट द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, जितने भी होंगे सबके लेनी है। क्लियर है बॉस? ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन और ग्राफिकल क्वेश्चन है यार, आप देखते ही पटक सकते हो। अगर आपने ग्राफ अभी जो मैंने आपको समझाया था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर का जो ग्राफ मैंने एक्सप्लेन करा था बॉस, अगर वो आपने बहुत क्लियरली समझा होगा, उसको देखा होगा, मेरे को सुना होगा और नोट्स आपने बनाए होंगे मस्त तरीके से, तो इस क्वेश्चन को आप देखते फोड़ सकते हो। ठीक है, क्या है क्वेश्चन में क्लियरली देख लो। उसने बोला द डिपेंडेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दैट इज Bn ऑन द मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय। ठीक है, तो 4 ग्राफ आपको यहां पे दे रखे हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर। ओहो हो, इसमें एक मास नंबर है 56, एक है 96, एक है 124, एक है 96। हाँ, फिर भी और ग्राफ दे रखे हैं, तो बता रहा है कौन सा ग्राफ इसमें से करेक्ट होगा। तो आपको पता है अगर कभी भी मास नंबर दोस्तों 56 है तो ये तो आयरन के लिए होता है और इसकी बाइंडिंग एनर्जी जो होगी वो तो मैक्सिमम होगी, तो इसका ग्राफ ये होगी बाइंडिंग एनर्जी इसके अकॉर्डिंग और ये इसका ग्राफ। तो ये बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि जो ग्राफ आपको ऐसा नजर आ रहा होगा इस तरीके से, इससे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी किसी की हो ही नहीं सकती A = 56 पे, तो यही ग्राफ करेक्ट होगा। बाकी किसी के लिए कोई करेक्शन आपको नहीं मिलेगी। 96 पे मैक्सिमम कभी नहीं मिलती है, 124 पे तो मतलब ही नहीं बनता, फिर 96 पे कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, उससे हमें नहीं पता है, बट सबसे ज्यादा 56 पे होती है। दिस शुड बी द मोस्ट करेक्ट ग्राफ एक्चुअली। तो दीज आर द क्वेश्चंस, आप जल्दी से देख लो इनको ध्यान से, किस तरीके से हमने इनको सॉल्व करना होता है, क्या है इसकी टेक्निक, क्या है इसका तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बॉस होप्स आप समझ रहे होंगे मस्त तरीके से। एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करूं, एक लास्ट है ना, मजा आएगा फिर। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, अब जाके ना आज के आज ये सॉल्व कर लेना। अगर आप और अच्छे से इसको सीखना चाहते हैं, खुद अप्लाई करो कंसेप्ट। ठीक है, जाओ ढूंढो कितने क्वेश्चंस अभी तक आपके एग्जाम में आए हैं, किस टाइप के आए हैं, वो हर कैटेगरी मैंने डिस्कस कर लिया है, और सॉल्व करो उसको जाके। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए, कॉन्फिडेंस बनाने के लिए। केवल वीडियो लेक्चर देखने का मतलब ही नहीं बनता है बॉस, उसको एप्लीकेशन आपने करना है खुद के लिए, है ना, तभी क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे। आपने प्रैक्टिस करनी है मेरे से ज्यादा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कम ऑन, राज की बात बता रहा हूँ। ठीक है, आपने मेरे से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ओके, सो हियर वी गो एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से देख लो क्या है इस क्वेश्चन की कहानी, मेरी जुबानी। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे प्यारे से छोटे से क्यूट से क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस का कंसेप्ट आपको क्वेश्चंस के थ्रू ही समझना पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा, उसको मैं नहीं सॉल्व कराऊंगा, क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, वो आपने सॉल्व करना है। ठीक है, मजा नहीं आएगा? वाओ। सो देखते हैं क्वेश्चन क्या है अभी जो हमने करना है। उसने बोला स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर रिएक्शन है A + B = C। एक स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन हो रही है +B = C। ठीक है सर, बढ़िया है। उसने बोला द मासेस ऑफ A, B, C are MA, MB एंड MC। इसका मास है कुछ A, MA, इसका MB और इसका मास है यहाँ पे MC। बढ़िया बात है सर, रेस्पेक्टिवली। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, देखो यार इस रिएक्शन में ये जो दोनों हैं, ये तो रिएक्टेंट है, ठीक है, ये रिएक्टेंट्स हैं, और ये जो बन रहा है ये प्रोडक्ट है। यार क्या बात कर रहे हो सर। तो दोस्तों याद रखना, वो बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इनके जो मासेस का जो सम है या इनके मासेस में जो रिलेशन है वो क्या होगा। तो कैसे याद रखना है, देखो जो रिएक्टेंट होते हैं, द सम ऑफ मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स, है ना, उनका सम ले लो। समझ गए? ये जो सम होता है रिएक्टेंट के मासेस का सम, ये हमेशा ग्रेटर होगा, एक तरीके से आप ध्यान रखेंगे हमेशा प्रोडक्ट के कंपैरेटिवली, है ना, मास ऑफ प्रोडक्ट यानी MC। ये आपने याद रखना है। नाउ यू जस्ट चेक आउट द ऑप्शंस एंड दिस शुड बी द मोस्ट करेक्ट आंसर। तो ये याद रखना है अपने की जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके जो मासेस होते हैं उनका जो सम होगा वो ग्रेटर होता है, जो प्रोडक्ट बनेगा उनका जो एक बन रहा है तो एक, दो बन रहा है तो दो, जो भी होंगे उनसे ग्रेटर होगा।
दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप उसको ट्राई करेंगे, मस्त तरीके से मचा डालेंगे। ट्राई जरूर करना, मेरे को बताना भी जरूर कि क्वेश्चन आपसे हुआ कि नहीं हुआ और किस तरीके से सॉल्व करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, मासेस डायरेक्ट गिवन होते हैं AMU में, है, फिर आपसे बाइंडिंग एनर्जी पूछ लेगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछ लेगा, तो पहले आप उनको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट यूज कर रहे हैं तो फिर कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपको सोचना पड़ेगा। कंसेप्ट मैं आपको सिखा चुका हूं, ठीक है। ओके, सो हियर वी गो एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, आप जल्दी से देख लो यार, क्वेश्चन आपके सामने है, वेरी 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 क्लियरली पूछा क्या गया है, पहले ये देख लो पूछा क्या गया है। उसने बोला बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम इज, बाइंडिंग एनर्जी पूछ रहा है हीलियम की, ठीक है, नो प्रॉब्लम सर, ठीक है, निकाल लेंगे, हाँ सर निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, उसने बोला मास ऑफ प्रोटॉन इज दिस। चलो देख लेते हैं। अच्छा सर ये तो आप हमारे को दे रहे थे, मैं लिख देता हूं यार, आप भी क्या याद रखो, सिखा दूंगा, फिर जाके ढूंढ के इस टाइप का खुद कर लेना, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन है 1.0073 U, 1.0073 U, U का मतलब AMU, ये आपको पता है, एटॉमिक मास यूनिट, ओके। एंड द न्यूट्रॉन इज 1.0087, मास ऑफ न्यूट्रॉन आपको दे रखा है 1.0087 U, मतलब समझ जाएंगे आप, ठीक है। कूल सर कूल। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम न्यूक्लियस है इज, ऑप्शन आपके सामने क्लियरली, मतलब वी हैव टू कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 2He4, इसकी बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। तो कैसे निकालनी है ये तो समझना ही पड़ेगा ना बॉस, कैसे निकाल सकते हो आप, ये तो आपको देखना पड़ेगा ना बॉस। इज तो अब इसमें जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको आप देख लो, क्या क्या दे रखा है इसमें, फिर हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं बॉस। तो व्हाट इज दैट सर, देखो, तो अगर आपने बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है इसकी, तो भाई क्या बताया था मैंने, व्हेनेवर द मास ऑफ प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन इंडिविजुअली गिवन, देन आपको मास डिफेक्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है। और चूंकि बाइंडिंग एनर्जी हमें चाहिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आपको 931 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 5, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। बस दिस इज द वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, हमेशा याद रखना। और डेल टाइम निकालना मैंने आपको सिखा रखा है, डेल टाइम डायरेक्ट निकाल लेना यहाँ से, Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, और माइनस मास ऑफ एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस, और एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस मतलब हीलियम, हीलियम का मास आपको दे रखा है दैट इज 4.002604, है ना। मास ऑफ हीलियम आपको एक्चुअल दे रखा है 4.00, ठीक है, 002604, दिस इज AMU, ठीक है, सारे मास AMU में है। बस सिंपल है, मेरे ख्याल से अब कोई जरूरत आपको कुछ किसी भी चीज की है नहीं, अब आप कर सकते हैं। तो यहां से आप क्या करना, प्रोटॉन का मास लेना, ठीक है, और वो Z कितना है उसका यहां से पता चल जाएगा, ये रहा देखो 2He4 है, तो ये आपका Z है, ठीक है, और ये आपका A है, पुट करना, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा आपका। तो बाइंडिंग एनर्जी जो आएगी यहां से निकल के दोस्तों आएगी 28.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चेक करना, पूरा सॉल्व करना, ये आंसर आना चाहिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तरीका मैंने आपको बता दिया इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे क्रैक करते हैं, इससे आगे कैलकुलेशन आपने खुद करनी है। तो ये था सारा कंसेप्ट आज के इस लेक्चर का, होप सो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, आपके सारे फंडे क्लियर करेगा बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड मैन। कूल, ये मेरी उम्मीद है आपसे, ठीक है। तो प्रैक्टिस कर लेना दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन PYQs में आए उनको सॉल्व कर लेना। कोई भी तकलीफ फिर भी होती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको आती है, मेरे को बताएंगे आप, मेरे साथ शेयर करेंगे, मैं उसको सॉर्ट आउट करूंगा, मिल के बात करेंगे ना। ओके, सो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ऑसम से कंटेंट के साथ। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।